नमस्कार, स्वागत और अभिवादन है आपका दिव्य नेत्रता विजन पे। काफी लंबे अंतराल के बाद एनसीईआरटी क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें 7वां टॉपिक क्लास 7 का एनसीईआरटी क्लास 7 का ज्योग्राफी शुरू किए थे और इससे पहले सारा कुछ हो चुका है। मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार, ये 7वां टॉपिक है। इसका भी लगभग आधा हो चुका है। सड़क मार्ग से बताना बाकी था। यहाँ से सड़क मार्ग से शुरू करते हैं। आइए चलिए बिना देरी का शुरू करते हैं इस चीज को। चलिए सड़क मार्ग, आइए समझते हैं सड़क मार्ग को। कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले मार्ग सड़क हैं। यहाँ पे समझिए कि कम दूरी क्या होना चाहिए, कम। ज्यादा दूरी के लिए तो आप देखें हवाई जहाज का प्रयोग किया गया था ना। तो कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले मार्ग जो होता है सड़क मार्ग। मान लीजिए कम दूरी, आप कहीं जा रहे हैं, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर तक का दूरी है, तो आप बाइक से भी निकल जाएंगे या फिर निकट में जाएंगे जहां बस स्टैंड होगा, बस से निकल जाएंगे। तो मतलब कम दूरी का यातायात अगर करना चाहते हैं तो आप सड़क मार्ग का प्रयोग करेंगे। लंबी दूरी के लिए है, रेलवे है या फिर क्या है, ट्रेन है, बस है। तो ये सब बात, बस नहीं, ट्रेन और हवाई जहाज, ये सब बात है, समझे। सड़कें पक्की एवं कच्ची हो सकती है। सड़कें दो प्रकार की हो सकती है, कच्ची एवं पक्की। कुछ कच्ची सड़कें भी, कुछ पक्की सड़कें भी। या जैसे चित्र 6.7 में दिखाया गया है एवं 7.7 में दिखाया गया है। देखेंगे कि आपके गांव में ऐसा भी हो सकता है। हम मैक्सिमम गांव में, हमारे गांव में भी लगभग ऐसे ही कच्ची सड़क है, समझे। कुछ गांव कहीं पे ऐसा सड़क है, ऐसा सड़क पक्की सड़क होगा भाई, ऐसा क्या हो जाएगा, कच्ची सड़क है। तो आपको सब कुछ पता होगा, ये सब तो नॉर्मल बात है। मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का घना जाल बिछा है। जो भी मैदानी क्षेत्र है, जैसे उत्तर भारत का मैदान, यूपी होगा, बिहार हो जाएगा, और हरियाणा ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, तो ये सब मैदानी क्षेत्र है, समझे। तो मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का घना जाल बिछा है। तो आपको पूछ दे सड़कों का सबसे घना जाल कहाँ देखने को मिलेगा, तो मैदानी क्षेत्रों में ही मिलेगा। चाहे प्रायद्वीपीय भारतीय पठार पे भी, जहाँ पे मैदानी एरिया होगा, वहां पे सड़कों का जाल बहुत घना या सघन होगा, समझे। मरुस्थलों, वनों एवं ऊंचे पर्वत जैसे स्थानों पर भी सड़कें बनी हुई है। आप देखेंगे कि मरुस्थल में भी सड़क मिलेगा, जैसे राजस्थान के तार मरुस्थल में भी सड़क मार्ग दिखेगा, वनों में भी दिखेगा, ऊंचे पर्वत जैसे स्थानों पर भी दिखेगा सड़क मार्ग। हिमालय पर्वत पर मनाली से लेह राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्ग में से एक है। मनाली से अगर लेह जाएंगे तो वो जो राजमार्ग है विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित राजमार्ग है। तो एक प्रश्न तो ये भी हो गया कि विश्व का सबसे ऊंचा राजमार्ग कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला एरिया में, मनाली से लेह के बीच, ये विश्व का सबसे बड़ा सड़क मार्ग है। भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग सबवे कहते हैं। भूमिगत सड़क, जैसे पुल के नीचे ना जी, पूरा ब्रिज बना दिया गुफाओं में, भूमिगत, भूमि के गुफाओं में भी सड़क बना सकते हैं, उसे भूमिगत मार्ग कहेंगे या सबवे कहते हैं। फ्लाईओवर देखे हैं, फ्लाईओवर जैसे बड़े बड़े शहरों में तो फ्लाईओवर बनाने लगा है, तो वही बात है। फ्लाईओवर उत्तीर्ण संरचनाओं के ऊपर बनाए जाते हैं। मतलब अब देखेंगे कि इधर घर है और वो फ्लाईओवर ऊपर से जा रहा है, तो ये बात है, उठा हुआ संरचनाओं पे बनाया जाता है फ्लाईओवर। सब नॉर्मल सब बात है। देखिए ये सब चीज सड़क मार्ग में आप समझ लेंगे ना, तो चीजें आसान आएगा ना जी। कुछ टिपिकल क्वेश्चन भी यहाँ से बना दिया जाएगा, तो आप उसे आसानी से समझ पाएंगे कि क्वेश्चन क्या कर रहा है और उस उत्तर का पता लगा पाएंगे बहुत जल्दी ना। चलिए आज इधर देखे होंगे 2 दिन पहले बीपीएससी का एग्जाम हुआ, तो सब जो भी दिए होंगे तो आपका कैसा एग्जाम गया है,
बताइएगा कमेंट बॉक्स में। लेकिन हम बता दें कि एनसीईआरटी वेस्ट हो चुका है लगभग एग्जाम, चाहे दरोगा ले लीजिए बिहार का, या फिर बिहार सचिवालय सहायक होने वाला है, उसका भी प्रश्न देख ही लीजिएगा। नवंबर में एग्जाम होने वाला है, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लगभग तय है कि नवंबर में होगा ही। तो प्रश्न देखिएगा फिर हमसे बात कीजिएगा। एनसीईआरटी वेस्ट ही एग्जाम होगा, ये गारंटी है, हमारा गारंटी है। दरोगा, पिछले 2 दरोगा का एग्जाम देख के हम देखें कि एनसीईआरटी ही है, समझे। छोटा मोटा किताब से भी किसी का निकल सकता है, किसी किताब को हम छोटा नहीं कर सकते हैं नाम लेके, क्योंकि सब अपने अपने लायक है, समझे। किसी का अपमान नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए यह कहना चाहते हैं कि एनसीईआरटी के साथ रहिए, एनसीईआरटी के साथ चलिए। समय का मांग ही एनसीईआरटी हो चुका है, अब बदल दीजिए अपना पढ़ने का तरीका को, एनसीईआरटी के साथ हो लीजिए, नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे और लोग आगे निकल जाएगा। ये सब बात है। चलिए रेल मार्ग को समझते हैं। रेल मार्ग, सड़क मार्ग को, वायु मार्ग को हम लोग समझ लिए, रेल मार्ग को समझेंगे। रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से एवं कम खर्च में लोगों का आवागमन एवं भारी सामान को ढोने का कार्य होता है। रेल मार्ग द्वारा क्या होता है सर? भारी सामान ढोते हैं, कम खर्चा पे लोग लंबा दूरी तय करता है, यही सब ना बात है जी, भारी सामान ढोने का रहता। वाष्प के इंजन की खोज एवं औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन के तीव्र विकास में सहायता प्रदान किया। मतलब वाष्प इंजन जब से बना उसके बाद जो औद्योगिक क्रांति, ये सब ब्रिटेन में चला था, ब्रिटेन यूरोपीय कंट्री में औद्योगिक क्रांति आया, उसमें से रेल परिवहन का विकास सबसे अधिक हुआ, समझे। डीजल एवं विद्युत इंजनों ने व्यापक रूप से वाष्प के इंजनों का स्थान ले लिया है। वाष्प का इंजन जो है कैसे चलता है? या फिर डीजल से या फिर विद्युत इंजन से है। विद्युत इंजन लेकिन इलेक्ट्रिक वाला इंजन, अब तो सौर प्लेट वाला भी इंजन चल रहा है, तो वो भी इलेक्ट्रिक ही कहीं ना कहीं है। और ये सब बात है, समझे, इंजन का स्थान ले लिया। सुपर फास्ट रेलगाड़ियों से परिवहन की गति और तीव्र हो गई है। ये जो सुपर फास्ट रेलगाड़ियां होती है, जैसे शताब्दी एक्सप्रेस है, और क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र मेल है, या फिर कोई मेल ट्रेन हो जाए, राजधानी हो जाए, और जो भी ट्रेन है, ये सब ट्रेन जो सुपर फास्ट रेलगाड़ी है, ये परिवहन की गति और तीव्र कर दिया गया है इसके द्वारा, समझे, तीव्र सुपर फास्ट एक्सप्रेस द्वारा। मैदानी भागों में रेल मार्गों का जाल व्यापक रूप से फैला है। तो आप यह बात वहां पे भी समझे, सड़क मार्ग में भी, मैदानी भागों में ही सड़क मार्ग का भी जाल अधिक था, और मैदानी भागों में रेल मार्ग का भी जाल व्यापक रूप से फैला है, मतलब विस्तृत ढंग से, समझे। तो रेल ले लीजिए या फिर बस ले लीजिए, सड़क मार्ग ले लीजिए, ये सब का जाल अधिक सघन जो मिलेगा मैदानी एरिया में मिलेगा, समझे। उन्नत प्रौद्योगिकी कौशल से दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेल मार्ग बनाना संभव हो गया है, लेकिन इनकी संख्या काफी कम है। मतलब जहाँ उन्नत प्रौद्योगिकी लगे, कौशल से दुर्गम पहाड़ी, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेलवे का विकास हुआ है, समझे, लेकिन उसकी संख्या कम है। भारतीय रेल मार्ग का जाल भली भांति विकसित है। भारतीय रेल मार्ग का जाल भली भांति विकसित है, यह एशिया में सबसे बड़ा है। भारतीय रेलवे मार्ग एशिया में सबसे बड़ा है और यह विकसित अवस्था में भी है, समझे। देख रहे हैं, रूस है, ये आर्कटिक क्षेत्र है, आर्कटिक महासागर वाला क्षेत्र है, ये बाल्टिक सागर, ये सब चीज है। ये क्या दिखा रहा है, क्या आप जानते हैं कि हाँ, ये बात भी समझ लीजिए। क्या आप जानते हैं ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है? तो मतलब आपसे पूछे कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन है, तो वह होगा ट्रांस साइबेरियन। लेकिन अब ये क्वेश्चन बहुत आसान कैटेगरी में हो गया है, और ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आयोग द्वारा नहीं पूछा जाता है सामान्य रूप से। हाँ, पूछ लिया भी जाएगा लेकिन हमको याद रहेगा तो मार देंगे। तो ट्रांस साइबेरियन जो रेल मार्ग है, विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है,
जो पश्चिमी रूस से सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागर तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक जाती है। यहाँ पे व्लादिवोस्टोक होगा, समझो, अकोस्टक सागर ये सब नहीं है, एकदम व्लादिवोस्टोक दूसरी जगह पे है। साइबेरियन क्षेत्र, ये तो यूरोपीय वाला महासागर हो गया ना, हाँ, और अकोस्टक सागर इधर भी रूस है, समझे। यहाँ पे व्लादिवोस्टोक है ना, यहाँ से सेंट पीटर्सबर्ग से, यहाँ से देखें ये जो रेल मार्ग जाती है ये विश्व की सबसे बड़ी रेल मार्ग है। अकोस्टक सागर इधर जापान द्वीप है, उसके बाद सब है। नेक्स्ट जल मार्ग को समझते हैं। क्या है जल मार्ग? मतलब पानी वाला जहाज, मतलब पानी में चलने वाला मार्ग को ही जल मार्ग कहेंगे। आइए इसे समझते हैं। जल मार्ग आप पहले पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक समय में परिवहन के लिए जल मार्ग का उपयोग किया जाता है। प्रारंभिक समय जब मानव विकास का प्राथमिक दौर था, उस समय परिवहन का मुख्य साधन हुआ करता था जल मार्ग। चाहे वो सिंधु घाटी सभ्यता को ले लीजिए, उसमें का भी साक्ष्य मिला है ना जी, गुजरात के लोथल नामक स्थान पे गोदीवाड़ा का साक्ष्य जो मिला है, तो उसका भी यह द्योतक है कि जल मार्ग का विकास उस समय था ना जी। उसके बाद जल मार्ग से बड़े बड़े परिवहन या दूसरे देशों के साथ व्यापार या आवागमन जो होगा वो मुख्यतः जल मार्ग के द्वारा ही होगा। स्थल मार्ग के द्वारा भी होगा, लेकिन उतना विकसित अवस्था में नहीं हो पाएगा। तो वही बात है कि प्रारंभिक, पहले पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक समय में परिवहन के लिए जल मार्गों का उपयोग किया जाता था। अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जल मार्ग सबसे सस्ता साधन होता है। बड़ी दूरी मतलब अधिक दूरी एवं भारी एवं बड़ा आकार का सामान, समझे, ये सब अगर अधिक दूरी के लिए ढोना हो तो उसके लिए जल मार्ग सबसे उत्तम साधन होता है। यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अंतर्देशीय जल मार्ग एवं समुद्री मार्ग। अंतर्देशीय जल मार्ग किसे कहेंगे समझते हैं कि जो देश के अंदर जो नदी में, जैसे देश के अंदर नदी ना जी, गंगा नदी है, गोदावरी नदी है, यमुना नदी है, तो ये सब का जो जलमार्ग होगा ये जलमार्ग कहलाएगा अंतर्देशीय जलमार्ग। और समुद्री जलमार्ग जो विदेश से होगा व्यापार, उसे समुद्री जलमार्ग कहेंगे। या समुद्र के सहारे, जैसे पश्चिम बंगाल में समुद्र पर बैठेंगे और चेन्नई जाएंगे तमिलनाडु में, या फिर मुंबई जाएंगे, तो बताइए ये भी तो जलमार्ग समुद्री ही होगा, लेकिन वो अंतर्देशीय नहीं होगा, वाही हो जाएगा। नाव्य नदियों एवं झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है। नदी, झील, ये सब का जो जलमार्ग होता है अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है। कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग हैं गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक एवं अफ्रीका के नील नदी, ये सब जगह जो है गंगा ब्रह्मपुत्र पे है, जो NWH1 है, NWH2 है, सदिया से धुबरी और इलाहाबाद से हल्दिया, कलकत्ता हल्दिया तक, ये NWH1 है, हल्दिया वाला, कलकत्ता वाला, ये हाँ कलकत्ता से क्या नाम है जी, इलाहाबाद वाला। दूसरा है सदिया से धुबरी जो ब्रह्मपुत्र पे है, NWH2 है ना। ये सब कुछ तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी पे है। और क्या है, उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक्स वाला हिस्सा में है, जो सुपेरियर झील है, मिशिगन झील है, ह्यूरन झील है, एरी है, एंटोरियो है, ये सब झील में भी जो नौका गमन होता है, तो वो सब झील भी आंतरिक जलमार्ग के उदाहरण होंगे, वो अमेरिका का होगा ना। जैसे नील नदी, ये सब में जलमार्ग है। समुद्री व महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल एवं सामान को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए करते हैं। समुद्री महासागरीय मार्ग का उपयोग जो किया जाता है मुख्यतः सामान को ढोने के लिए किया जाता है। अब मान लीजिए हवाई जहाज का तो विकास हो ही गया है, अब अमेरिका जाना है, हवाई जहाज पे बैठेंगे 6 घंटा में अमेरिका, 7 घंटा में अमेरिका। आप सोचिए, और वहां पे बैठेंगे पानी वाला जहाज पे तो कम से कम 15 से 20 दिन, 2 महीना, 1-2 महीना लगा देगा। तो सोचिए इतना दूरी क्यों जाएंगे आदमी लोग, इसलिए आदमी क्या जाएगा, हवाई जहाज से चला जाएगा। इससे कौन जाएगा, सामान जाएगा, बड़ा बड़ा सामान, जो अंतर्देशीय व्यापार होता है ना, दूसरे देशों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार,
ये मार्ग पत्तनों से जुड़े होते हैं। पत्तन मतलब वही जो जहाँ पे जहाज रुकती है। विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पत्तन हैं। एशिया में सिंगापुर एवं मुंबई, उत्तरी अमेरिका में न्यूयॉर्क एवं लॉस एंजलिस, दक्षिण अमेरिका में रियो डी जेनेरियो, अफ्रीका में डरबन एवं केपटाउन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, यूरोप में लंदन। ये सब क्या है? ये सब विश्व के कुछ महत्वपूर्ण क्या है? पत्तन है। पत्तन मतलब जहां पे जहाज रुकती है। क्या आप विश्व के कुछ और पत्तनों के भी नाम बता सकते हैं? हाँ भाई बता सकते हैं। विश्व के बहुत सारा कोष्ठक के खाड़ी में भी तो पत्तन है ना, रूस में। अब वायु मार्ग को समझते हैं। क्या है वायु मार्ग? देख रहे हैं, हेलीकॉप्टर है, हवाई जहाज है, तो सब क्या है? हवा में उड़ने वाला मार्ग जितना भी है वायु मार्ग का उदाहरण होगा। सिंपल सा बात है, सिंपल सा बात है। और पढ़ते रहिए, एनसीईआरटी पढ़िए पढ़िए। हम तो बोलते हैं पढ़ लो एनसीईआरटी, नहीं तो धरती पे विद्यार्थी कहलाने लायक नहीं रह जाओगे। सही बोलते हैं हम। वायु मार्ग, समझे? वायु मार्ग बहुत जरूरी है एनसीईआरटी किसी भी एग्जाम के लिए। जो भी एग्जाम दे के आइए आपको पता चल जाएगा एनसीईआरटी का क्या योगदान था उस एग्जाम में। वायु मार्ग समझते हैं। 20वीं सदी के आरंभ में विकसित यह परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग है। 20वीं सदी, अभी तो 21वीं सदी चल रहा है। 20वीं सदी में जो आरंभ हुआ था वायु मार्ग, यह सबसे विकसित परिवहन का तीव्र साधन है। ईंधन की लागत अधिक होने के कारण यह सर्वाधिक महंगा साधन है। ईंधन का लागत जो होता है अधिक होता है, समझे? शुद्ध पेट्रोल जलेगा, बहुत महंगा वाला पेट्रोल, समझे? ये नॉर्मल जो बाइक चलाते हैं ना, ये सब पेट्रोल उसमें नहीं जलेगा, तो शुद्ध वाला जलेगा, समझे? तो ये सब, और जो भी प्रणोदक जलेगा तो ये सब महंगा होता है ईंधन का साधन, समझे? इसलिए उसका जो अब महंगा उसमें तेल जलेगा तो आदमी से टिकट वसूलेगा जी, तो टिकट भी हो जाएगा महंगा। तो वही बात है। वायु यातायात खराब मौसम जैसे कोहरे एवं तूफान में को प्रभावित होता है। वायु यातायात मतलब हवा द्वारा जो यातायात किया जाता है वो कैसे प्रभावित होता है? खराब मौसम में भी वो प्रभावित हो जाता है। जैसे कोहरा हो जाएगा, तूफान आएगा, ऐसे समय में हवाई जहाज क्या उड़ा सकेगा? नहीं। वो समताप मंडल में ऊपर में जो है जो समताप मंडल में उड़ेगा, नीचे जो है तो उसका उड़ान रद्द कर दिया जाएगा ना, लैंडिंग भी रद्द और उड़ान भी रद्द कर दिया जाएगा। ये सब बात है। जो उड़ रहा है उड़ते रहो ना। यह यातायात का अकेला साधन है जो सर्वाधिक दुर्गम एवं दूरस्थ स्थानों तक पहुंच सकता है। मतलब यही वायु मार्ग एक ऐसा साधन है यातायात का जिससे हम किसी भी स्थान पे आसानी से पहुंच सकते हैं। पहाड़ के ऊंचाई छोट पे, हाँ भाई हेलीकॉप्टर पे बैठेंगे अब पहाड़ पे ऊपर में उड़ के चले जाएंगे। ये सब दुर्गम स्थान तक हम पहुंच सकते हैं। विशेष रूप से जहां सड़क एवं रेल मार्ग नहीं है वहां हम वायु मार्ग का साधन ले सकते हैं। जहां सड़क मार्ग नहीं है और क्या है, जल मार्ग नहीं है, रेल मार्ग नहीं है, वो वायु मार्ग का साधन उपयोग में ले सकते हैं। हेलीकॉप्टर अगम्य स्थानों एवं संकटकालीन स्थितियों में लोगों को बचाने एवं भोजन, जल, कपड़े एवं दवाएं बांटने के लिए एक बहुत ही उपयोगी साधन है। ये जो हेलीकॉप्टर है ना, देखेंगे कहीं बाढ़ आएगा, सुखाड़ आएगा या फिर ऐसा कोई भी आपदा आएगा, उस समय क्या होगा, हेलीकॉप्टर से आपदा प्रबंधन वाला लोग जाएगा वहां पे, क्या करेगा, लोगों की मदद करेगा। तो हेलीकॉप्टर क्योंकि कहीं पे भी लैंड कर सकते हैं, ये देख रहे हैं ना, ये एच आकार का बना दिया जाता है, वहीं पे लैंड कर दिया जाता है ना। ऐसे हवाई जहाज नहीं उतार सकते क्योंकि उसके हेलीपैड चाहिए ना, उसे क्या चाहिए, हेलीपैड नहीं चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए। ये सब बातें चित्र से पॉइंट 9 में दिखाया गया। कुछ महत्वपूर्ण हवाई पत्तन है जैसे दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एवं काहिरा, समझे? ये सब जो हवाई पत्तन है मतलब हवाई जहाज यहाँ पे लैंड करेगी और टेक ऑफ होगी। अब संचार समझते हैं। संचार मतलब आवाज, जैसे हम क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो ये अभी एक संचार है। सामने बैठा के पढ़ाते तो पढ़ाई दूसरा हो जाता, लेकिन ये संचार के माध्यम द्वारा पढ़ा रहे हैं, ये भी एक संचार है, समझे? संचार
संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया है। जैसे हम सूचना पहुंचा रहे हैं एनसीईआरटी का ना, यही संचार क्या होता है, दूसरों के पास तक पहुंचाने का प्रक्रिया है संचार। तकनीकी विकास के साथ साथ मानव ने संचार के नए एवं तीव्र साधनों का विकसित कर लिया है। जैसे देखिएगा, जैसे जैसे विकास हुआ, मानव ने क्या कर लिया भाई, ये संचार का जो साधन कर लिया, क्या तीव्र दूरगामी क्षेत्र तक कर लिया ना। पहले चिट्ठी लिखा करते थे, अब डायरेक्ट फोन, फिर फोन आया टेलीफोन ना, फिर आया मोबाइल फोन, फिर तो अब तो वीडियो कॉलिंग ना जी। डायरेक्ट वीडियो कॉलिंग के माध्यम से किसी से जुड़ सकते हैं और उसे सारा वो दृश्य दिखा सकते हैं, जिस दृश्य के बारे में प्राचीन काल में हम लोग लेटर में लिखते थे ना, पूरा डिटेल्स में लेटर लिखा जाता था। अब लेटर का प्रचलन तो लगभग समाप्त हो गया है, समझे। अब आजकल के बच्चा को तो लेटर लिखने भी नहीं आता होगा नहीं आता होगा, जरूरत ही नहीं है, क्यों लिखेगा। ये बड़ा बात नहीं है कि नहीं आता है लिखने के लिए, जरूरत ही नहीं है। क्या जरूरी है, जिसका जरूरत नहीं है उसको क्यों सीखेंगे ना, कभी कभी सीख लेना चाहिए। संचार तंत्र के विकास का वर्णन करता है, मतलब ये जो तकनीकी विकास है, संचार तंत्र का विकास का करता है। ये सब साधन है, कितना है भाई, और चलिए ये संचारे है, उसके बाद खत्म कर देंगे ना। चलिए इसको खत्म ही कर देते हैं। संचार के क्षेत्र में विकास से विश्व में सूचना क्रांति आई है। विश्व में जो सूचना क्रांति आई है, संचार के विकास से ही सूचना क्रांति आई है। सूचना प्रदान करने के लिए, शिक्षा तथा मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग होता है। शिक्षा का, मनोरंजन का, ये सब साधनों का उपयोग किया जाता है। समाचार पत्र, रेडियो एवं टेलीविजन के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं। समाचार पत्रों द्वारा, पेपर में छपा के लेके, रेडियो में प्रचार करवा के, टेलीविजन टीवी के माध्यम से, अब तो मोबाइल बोल दीजिए, मोबाइल के भी माध्यम से हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं। इसलिए इनको जनसंपर्क माध्यम कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं, जनसंपर्क माध्यम। अब मोबाइल को क्या कह सकते हैं हम, जनसंपर्क माध्यम। दूसरे से संपर्क स्थापित होगा तो क्या कहेंगे, इसे जनसंपर्क माध्यम कहेंगे, समझे। सैटेलाइट से संचार में तीव्रता आई है। सैटेलाइट जो देख रहे हैं, इससे संचार में तीव्रता आई है। तेल की खोज, वनों का सर्वेक्षण, भूमिगत जल, खनिज संपदा, मौसम पूर्वानुमान एवं आपदा पूर्व चेतावनी आदि में सैटेलाइट सहायक होते हैं। सैटेलाइट क्या 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 भाई, भूमिगत जल कितना है, खनिज संपदा कहाँ कहाँ है, मौसमी पूर्वानुमान, अभी वर्षा होगा कि नहीं होगा 2 घंटा बाद, ऐसे सब अनुमान कैसे लगा सकते हैं। पूर्व चेतावनी दे देंगे, भाई आ रहा है तूफान, वर्षा, ये सब कैसे कर सकते हैं, तो ये सैटेलाइट के माध्यम से कर सकते हैं और लोगों में जागरूकता भी फैला सकते हैं। ये सब बात है। अब हम इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल भेज सकते हैं। किसके माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, मोबाइल लैपटॉप हो गया, ये सब के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, ईमेल कर भेज सकते हैं और सब कुछ भेज सकते हैं। ये सब बात है। आज सेल्यूलर फोन के द्वारा बेतार टेलीफोन संचार अत्यधिक लोकप्रिय हो चुका है। बेतार मतलब बिना तार का, जैसे आपका मोबाइल क्या है, बिना तार का, इसे बेतार कहेंगे ना। तो सेल्यूलर फोन के द्वारा बेतार टेलीफोन संचार अत्यधिक लोकप्रिय हो चुका है। इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में केवल सूचना एवं परस्पर समीपता ही नहीं मिलती, अपितु इनसे हमारा जीवन अधिक सुखमय भी बन गया है। ये नहीं कि मतलब इससे समीपता आई है, आज अमेरिका भी नजदीक लगने लगा, अमेरिका के बारे में तुरंत यूट्यूब पे सर्च करो, देख लो। तो ये सब जो समीपता आई है, ये ही नहीं बल्कि क्या क्या है, हमारे जीवन में अधिक सुखमय भी, हम खुश भी हो जाते हैं, ये सब इतना आसान देख के। अब हम घर बैठे ही रेल, हवाई जहाज एवं सिनेमा या होटल तक के लिए टिकट आरक्षित करवा सकते हैं, मतलब बुक करवा सकते हैं, समझे। अब घर बैठे हैं भाई, दिल्ली जाना है, तुरंत टिकट बुक, पैसा भेजना है कहीं दिल्ली दूर, तो यहीं से मोबाइल से भेज देते हैं। तो ये सब इंटरनेट के माध्यम से सुगम हो पाया है, समझे।
संपूर्ण विश्व में इस प्रकार लोगों के बीच लोगों एवं सेवाओं तथा संस्थाओं के बीच तीव्र गति से आपसी संपर्क संभव होने के कारण आज हम एक बृहद विश्व समाज के रूप में विकसित हो रहे हैं। विश्व अब एक समाज में बढ़ चुका है, उसमें एक गांव में कुछ घटना हो रहा है, दूसरे गांव वाले को भी पता नहीं चलता होगा। सोचिए, आज से लगभग मान लीजिए 30-40 साल पहले, ये हम बता रहे हैं 90 के दौर में भी गांव घर में बड़े शहर वाला, आप थोड़ा मौन रहिएगा, जिसका बचपन सामान्य गुजरा होगा वो बताइए कि आपके गांव में जब आप मतलब 90 के दौर वाला जो भी बच्चा होगा, नया बच्चा नहीं, 90 के दौर वाला जो बच्चा होगा, जो 1999, 2001, 2005 तक मैट्रिक इंटर किया था, 2007 तक इंटर मैट्रिक किया है, तो उस समय का बच्चा सब पूछिएगा तो बताएगा कि उसके गांव में कुछ होता था ना, तो दूसरे गांव वाला को पता भी नहीं चलता था और प्रचार किया जाता था, भाई हाँ ये गांव में ये हो रहा है। जैसे उसमें भाड़ा पे ये जो टीवी सीडी देख रहे हैं ना, ये टीवी लैपटॉप ये सब नहीं था, ये सब संचार का साधन है, उसमें भाड़ा पे भी मिलता था भाई, 100-200 रुपया, 400 रुपया। हमारे समय में टीवी तो होता नहीं था, सीडी आया था, नया सीडी आया था, कॉम्पैक्ट डिस्क ये नया आया था, लोग भाड़ा पे लगाता था 100-200, 400 रुपया, और उस मूवी आता था। गाँव में एक सामुदायिक भवन हो जाए, चौपाल हो जाए, वहाँ पे ये सब प्रोग्राम होता था। देखिए नाटक हो रहा है ना अभी, नाटक का ये दुर्गा पूजा का समय है, आज अष्टमी पूजा है। आप कब वीडियो देख रहे हैं हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम वीडियो शूट कर रहे हैं, अष्टमी पूजा है, नाटक मंचन हो रहा है, सब लोग बैठा है, ये टीवी भी देख रहा है सब कोई। ये सब 90 के दौर में होता था, संचार का माध्यम ही है, समझे। तो सीडी लाता था लोग, गांव में लगता था एकदम मूवी चल रहा है, रामायण चल रहा है, महाभारत चल रहा है, तो ये सब पूरा चाव से लोग देखता था। सवेरे सवेरे खाना बना के लोग एकदम अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेता था और मजा भी आता था वो चीज। आज के दौर में तो वो समय था कि भाई एक जगह एकत्रित होने के लिए साधन था कि चलो इस माध्यम से एकत्रित हो। आज तो घर में एक जगह कोई स्थिर नहीं हो पाता है, एकत्रित नहीं हो पाता है, क्योंकि सब अपने अपने कामों में बिजी है। जिसके पास काम नहीं है मोबाइल पे बिजी है, अपने अपने रूम में, समझे। तो कहीं इसका अच्छा भी हुआ है, कहीं इसका दुष्परिणाम भी हुआ है। लोगों में दूरियां भी बढ़ गया है, जितना नजदीक था लोग आज दूरियां बढ़ गया। मदर्स डे, फादर्स डे में पगला लोग मम्मी पापा का फोटो लगाता है। मदर्स डे, फादर्स डे तो विदेशी का है, जो अपने मम्मी पापा को रख दिया है कहीं ना। हमारे भारत में तो फादर्स डे, मदर्स डे दूसरे तरीका से मनता है। कभी हम बताएंगे कैसे फादर्स डे, मदर्स डे मनता है। एक्चुअली तो रोजे मदर्स डे, फादर्स डे, क्योंकि मम्मी पापा के पास रोज रहना है। स्टेटस लगा के, मिठाई बांट के, केक काट के मदर्स डे, फादर्स डे से डे जैसा बड़ा चीज को इधर छोटा मत कर दीजिए कि केक काट दिए फादर्स डे बन गया। अरे ये सब घटना छोड़िए और सोचिए, पापा को साथे में रखेंगे और मस्त रहेंगे, सब कोई मिलजुल के रहेंगे, ये सब सोचिए। कहाँ हम पढ़े हैं मदर्स डे, फादर्स डे में। चलिए ये सब था आज का टॉपिक, 7वां टॉपिक खत्म हो गया। फिर नेक्स्ट वीडियो में अब कंटिन्यू ही होगा। क्या 8वां है मानव पर्यावरण, और क्या है 9 टॉपिक होगा शायद, 8 या 9 टॉपिक है। ये अंतिम है क्या? एक सेकेंड देख ही लेते हैं अंतिम है क्या। हाँ शायद अंतिम है, हाँ अंतिम ही है। नहीं 10 टॉपिक है, 9 टॉपिक है, कुल 2 टॉपिक बचा है। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सबको हैप्पी दशहरा पूजा, हैप्पी दुर्गा पूजा। चलिए मिलते हैं कल।